नमस्कार दोस्तों, जगू का जीके हब में आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं और बहुत बहुत आपका आभार। आज हम समसामयिक मुद्दों पर, करंट अफेयर पे अपनी क्लास लेके आए हैं, जो हम डे रूटीन में कर रहे हैं कि डे रूटीन का जो भी करंट आता है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। डे रूटीन के जो करंट से आज से ये है कि हम एक दिन पहले के करंट की बात कर रहे हैं। जैसे कल 5 अगस्त है तो 5 अगस्त की बात 6 अगस्त को कर रहे हैं और 6 अगस्त की बात 7 अगस्त को करेंगे। मतलब ऐसे पहले दिन की बात अगले दिन कर रहे हैं। तो आप देखिए किस प्रकार से अपन समसामयिक मुद्दों को देख रहे हैं। हमारा, अब मैं बोलना चाहूँगा कि बहुत से स्टूडेंट ऐसे सोचते हैं कि करंट अफेयर मेरे सिलेबस में नहीं है, तो करंट अफेयर मेरे सिलेबस में नहीं है तो मैं क्यों पढ़ूँ। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम जो करंट अफेयर आपको बता रहे हैं वो सिलेबस का पार्ट नहीं है, वो सब कुछ है। आपके पेपर का नाम जनरल स्टडी एंड अवेयरनेस होता है, तो अवेयरनेस जो है, जागरूकता के माध्यम से हम सब्जेक्ट को पढ़ने का प्रयास करते हैं दोस्तों। जैसे हर परीक्षा को आप ऑल सब्जेक्ट से जोड़ करके देख सकते हैं, ये हम बताने जा रहे हैं। तो इस करंट से आप मत चूको, मेरी गारंटी है कि आप अगर 1 साल तक कंटिन्यू इस करंट अफेयर को पढ़ते हो तो आपका कोई भी परीक्षा का कोई भी कोर्स बाकी नहीं बचता। आप इसको देखेंगे तो एक अलग आप महसूस करेंगे, आप कंपेयर करें दूसरों से और आपको अच्छा महसूस होगा कि ये अलग दिखाया जा रहा है। तो हम आज का जो करंट अफेयर है, यानी आज से मतलब हो गया 5 अगस्त का जो करंट अफेयर है वो हम प्रस्तुत कर रहे हैं आपके सामने। जो आप देखिए 5 अगस्त का जो करंट अफेयर है उस पर क्या है। 5 अगस्त के करंट अफेयर में हमारी 2-3 चीजें हैं। पहले हम हर रोजाना 5 न्यूज बताते रहे हैं। 5 अगस्त जो है वो क्या है देखिएगा। तो पहला प्रश्न तो है 5 अगस्त की हिंदी तिथि के अनुसार देखें तो भाद्रपद कृष्ण तीज है, यानी भाद्रपद कृष्ण तृतीया। भाद्रपद कृष्ण तृतीया यानी इधर तो हो गया 5 अगस्त और उधर हो गया भाद्रपद कृष्ण तृतीया। भादवे की कृष्ण पक्ष की तृतीया है, ठीक है। अब इसको आप कल्चर से जोड़ सकते हो कि भादवे की कृष्ण पक्ष की तृतीया को हम बड़ी तीज बनाते हैं। कौन सी तीज है? बड़ी तीज। यानी इधर इंग्लिश में तो 5 अगस्त हो गया और उधर भादवे की कृष्ण पक्ष की क्या होगी? तृतीया होगी। और भादवे की कृष्ण पक्ष की तृतीया को हम बड़ी तीज तो बड़ी तीज बनाते हैं। बड़ी तीज देखिए, इसके जस्ट 15 दिन पहले श्रावण शुक्ल तृतीया को छोटी तीज या हरियाली तीज गई थी, और अब जो आई है वो कौन सी आई है? बड़ी तीज। और बड़ी तीज को सातुड़ी तीज का मेला लगता है जोधपुर में। सातुड़ी तीज का मेला कहां पर लगता है? जोधपुर। और कजली तीज का जो मेला लगता है वो कहां पर लगता है? बूंदी। तो ये त्योहार हो गया। और अब आप खुद महसूस करेंगे कि आप तो करंट पढ़ रहे थे और पढ़ करके आप कल्चर में चले गए। यानी मैं फिर बोलूं, सातुड़ी तीज कहां की है? तो जोधपुर की। कजली तीज कहां की है? तो बूंदी की। और कजली तीज पर ही कजली महोत्सव आरटीडीसी क्या करता है? पर्यटन के लिए आयोजित करता है। और ये कब आता है? तो भाद्रपद शुक्ल कृष्ण तृतीया को, जिसको बड़ी तीज के नाम से भी हम जानते हैं। तो ऑटोमेटिक त्योहार भी हो गया। बड़ी तीज हो गई, सातुड़ी तीज हो गई, कजली तीज हो गई, ये सारी की सारी बातें आ गई। तो त्योहार और बेला अपने आप हो गया। ये तो है आपका ये। अब 5 अगस्त हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? 5 अगस्त तो देखिए, 5 अगस्त हमारे लिए महत्वपूर्ण है। पहला नंबर है, कल बहुत बड़ा दिन था, राम मंदिर का भूमि पूजन किया गया। जो एक ऐतिहासिक दिन लिखा गया कि राम मंदिर का भूमि पूजन किया गया। तो 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर का भूमि पूजन किया गया, इसलिए महत्वपूर्ण दिन था। अनुच्छेद, इससे पिछली साल जाओ तो 2019 में हमने जो 370 विवादास्पद, जम्मू कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में जो विवादास्पद अनुच्छेद था 370, उसको हमने हटा दिया। कब हटाया था? 5 अगस्त 2019 को। 5 अगस्त 2019 को हटा दिया। तो 5 अगस्त इंपॉर्टेंट हो गया। 5 अगस्त 2019 को तो हमने 370 धारा को हटा दिया और 5 अगस्त 2020 को राम जन्मभूमि मंदिर का भूमि पूजन किया गया। और इसी 5 अगस्त को, कल जो 2020 को ही जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे गिरीश मुर्मू
ने त्यागपत्र दे दिया। अब आपको साहब ग्रीस मुर्मू इतना क्या त्यागपत्र दे दिया, क्या हो गया? ये ग्रीस मुर्मू जम्मू कश्मीर के 2 भाग किए गए थे, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, इसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का पहला जो राज्यपाल, पहला जो उपराज्यपाल बोलते हैं इसको, तो पहला उपराज्यपाल जो है वो आपके कौन है? तो आपके ग्रीस मुर्मू। कौन है? ग्रीस मुर्मू। तो ग्रीस मुर्मू ने क्या दे दिया? त्यागपत्र। ये बात आपकी एक है, 3 बात। चौथी बात, चंद्रमा पर अब एक बात और है, 5 अगस्त इसलिए भी हमारा चंद्रमा जो हमारा पृथ्वी का उपग्रह है, तो चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग का जन्मदिन भी है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग का 5 अगस्त को क्या था? जन्म दिवस भी आता है। तो देखिए 3-4 चीजें हो गई। चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जिसका जन्म दिवस कब मनाया जाता? तो 5 अगस्त को। 5 अगस्त को ही जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ग्रीस मुर्मू ने क्या दे दिया? त्यागपत्र। जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल कौन थे? तो ग्रीस मुर्मू थे। और तीसरी बात, आपका 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर में धारा 370 को हटाया गया और फिर 5 अगस्त 2020 को हमारा राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ। और मैंने कहा 5 अगस्त को ही हम हिंदी कैलेंडर के अनुसार कौन सा दिवस है? तो भाद्रपद कृष्ण तृतीया है, जिसको हम क्या बोलते हैं? बड़ी तीज के नाम से जानते हैं। तो ये दोस्तों हमारी आज का पेपर था। अब हम एक एक टॉपिक को ले रहे हैं। पहला टॉपिक है राम मंदिर। कौन सा? राम मंदिर। तो राम मंदिर के बारे में आप देखिए। अब देखिए, राम मंदिर जन्मभूमि पूजन हुआ कल। राम मंदिर जन्मभूमि पूजन हुआ कल और इसका जो शिलान्यास किया वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका राम मंदिर जन्मभूमि का शिलान्यास किया और इसलिए 5 अगस्त का दिन और ये दिन महत्वपूर्ण था। अब इसको ही आप अपने राजस्थान से भी जोड़ सकते हैं कि राम मंदिर जन्मभूमि पर जो मंदिर बनेगा उसमें जो पत्थर लग रहा है वो राजस्थान के बंसी पहाड़पुर का पत्थर लग रहा है। बंसी पहाड़पुर। बंसी पहाड़पुर कहां पर है? भरतपुर में। और ये लाल और सफेद पत्थर है, लाल और सफेद पत्थर है जो आपका राम मंदिर निर्माण में लगाया जाएगा। राम मंदिर निर्माण में लगाया जाएगा। तो कौन सा पत्थर हो गया? लाल और सफेद पत्थर। कहां का है? बंसी पहाड़पुर का। और बंसी पहाड़पुर का लाल और सफेद पत्थर है वो कहां का है? भरतपुर का है, जो राम मंदिर में लगेगा। तो ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन हो गया, कौन सा पत्थर है से। अब आइए, अब राम से जुड़े हुए हमारे तथ्य देखिए। राम का जन्म आपका अयोध्या में हुआ। अयोध्या कहां पर है? यूपी में। अयोध्या कहां पर हो गया? यूपी। अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। सरयू नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। ज्योग्राफी होगी, कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ शहर है? सरयू नदी। और आपको पता है त्रेता युग में, अभी ये कलयुग चल रहा है, त्रेता युग में इक्ष्वाकु वंश की राजधानी थी। कौन से वंश की राजधानी थी? इक्ष्वाकु वंश की राजधानी थी। इक्ष्वाकु वंश की राजधानी कौन सी थी? अयोध्या। अयोध्या। और उसी इक्ष्वाकु वंश का राजा आपका कौन था? दशरथ। और दशरथ का पुत्र कौन था? राम। दशरथ का पुत्र कौन था? राम। और फिर राम के पुत्र हुए लवकुश। और फिर कुश से कुशवा बना, कुशवा से कौन सा बना? कछुआ बना। तो आप सीधे के सीधे राजस्थान में आ गए, कछुआ। राम का देखो, इक्ष्वाकु वंश की राजधानी कौन सी थी? अयोध्या। इक्ष्वाकु वंश के राजा कौन थे? दशरथ। दशरथ का पुत्र कौन था? राम। और राम के पुत्र कौन हुए? लवकुश। कुश से क्या बना? कुशवा। कुशवा से क्या बना? कछुआ। और कछुआ वंश है वो बेसिकली राम के वंश ही है। कौन से वंश है? राम। और ये आमेर राजवंश है ना, आमेर राजवंश कौन सा वंश है? तो कछुआ वंश है। कौन सा? कछुआ, जिसको रघुवंश तिलक के नाम से आमेर शिलालेख में बताया गया। कौन सा शिलालेख? आमेर शिलालेख में बताया गया कि आमेर का जो राजवंश है, कछुआ वंश, वो कौन सा है? रघुवंश तिलक है। रघुवंश तिलक मतलब राम के वंशज है, राम के वंशज। और राजशेखर की किताब है कपूर मंजरी। राजशेखर का ग्रंथ कौन सा? कपूर मंजरी। इसमें महेंद्र पाल जो फर्स्ट थे या उनके दरबार में कौन थे? राजशेखर थे। तो उन्होंने गुर्जर प्रतिहारों को भी क्या बताया है? रघुवंश तिलक बताया। रघुवंश तिलक किसको बताया? गुर्जर प्रतिहारों को। तो रघुवंश तिलक या राम के वंशज किस किस को बताया गया है? तो नंबर 1 आपका किसको? आमेर राजवंश को। आमेर राजवंश में कौन से आगे? कछुआ वंश। और इधर किसको बताया गया है? तो
गुर्जर प्रतिहारों को। तो गुर्जर प्रतिहारों को किसने बताया? तो राजशेखर ने। राजशेखर की किताब का नाम कौन सा है? तो कपूर मंजरी। और इधर आपका आमेर शिलालेख। तो ये सब चीजें आप जोड़ सकते हैं। अब आगे बढ़े, राजस्थान से कुछ चीज और जुड़ जाएगी। राजस्थान में लक्ष्मण मंदिर है भरतपुर में। राजस्थान में लक्ष्मण मंदिर कहां पर हो गया? भरतपुर। राजस्थान में विभीषण मंदिर है, वो कहां पर है? कोटा। विभीषण मंदिर कहां पर है? कोटा। विभीषण मंदिर विभीषण मंदिर आपका कहां पर हो गया? कोटा में। और रावण मंदिर मंडोर जोधपुर में है। मंडोर जोधपुर। अब रावण मंदिर मंडोर जोधपुर में है दोस्तों। अब रावण मंदिर को आप देखें तो रावण का जो ससुराल था वो मंडोर में था। मंडोडरी से मंडोर बनाया, तो रावण का ससुराल मंडोर जोधपुर में था। तो रावण मंदिर आपका मंडोर जोधपुर में हो गया। विभीषण मंदिर आपका कहां पर हो गया? कोटा में हो गया। लक्ष्मण मंदिर आपका कहां पर हो गया? भरतपुर में हो गया। और मैंने बोला बंसी पहाड़पुर, भरतपुर का लाल और सफेद पत्थर कहां पर लगाया जाएगा? राम मंदिर में लगाया जाएगा। रघुवंश तिलक वंश कौन से हो गए? तो रघुवंश तिलक यानी राम के वंश कौन से हो गए? तो आमेर का कछुआ वंश हो गया। और इधर आपका गुर्जर प्रतिहार वंश हो गया। और अयोध्या इक्ष्वाकु वंश की क्या थी? राजधानी थी अयोध्या, और सरयू नदी के किनारे बसी हुई है। अब आपको पता है हम जनपद काल पढ़ते हैं हिस्ट्री में। कौन सा काल पढ़ते हैं? जनपद। तो जनपद काल हिस्ट्री में पढ़ते हैं तो आपको पता है प्राचीन काल में हमारे यहाँ पे 16 महाजनपद थे। कितने महाजनपद थे? 16। और 16 महाजनपदों में से एक जनपद था कौशल। ये वही एरिया अयोध्या वाला कौशल। और कौशल की राजधानी कौन सी थी? श्रावस्ती। कौशल की राजधानी कौन सी थी? श्रावस्ती। तो इससे भी आप जोड़ सकते हैं। तो ये आपके सारे के सारे जुड़े हुए क्या हो गए? राम से जुड़े हुए क्या हो गए? तथ्य। तो दोस्तों आपने देखा ये चल करंट रहा है, लेकिन इसमें हिस्ट्री भी है, इसमें ज्योग्राफी भी है, इसमें भारत भी है, और इसमें राजस्थान भी है। थोड़ा आपका समझने का तरीका अलग है, तो इसको देखिएगा। तो राम मंदिर जन्मभूमि पूजन की बात होगी। अब आप आगे चलें तो देखिए राम के बारे में, राम और रामायण। अब अलग अलग प्रकार की रामायण है जो आपको देखने को मिलती है। देखिएगा पहला प्रश्न है वाल्मीकि रामायण संस्कृत भाषा में लिखी गई। वाल्मीकि ने संस्कृत भाषा में सबसे पहले रामायण लिखी थी। सबसे पहले रामायण वाल्मीकि ने लिखी, ठीक है। और ये वाल्मीकि का जो आश्रम है वो राजस्थान के बारा में है। राजस्थान के कहां पर है? बारा। और जब सीता माता को वनवास दिया था तो वो वाल्मीकि के आश्रम में ही ठहरी थी। तो यहीं पर सीताबाड़ी का मेला है। सीताबाड़ी का मेला बारा में ही लगता है ज्येष्ठ अमावस्या को। ज्येष्ठ अमावस्या को लगता है। और मैं आपको बोलना चाहूंगा कि यहीं पर लव कुश का क्या हुआ? जन्म। और ऐसी मान्यता है कि कुश ने यहां पर कोशवर्धन का दुर्ग बनाया था। कौन सा दुर्ग बनाया था? कोशवर्धन। और कोशवर्धन दुर्ग को ही आप शेरगढ़ के नाम से जानते हैं, क्योंकि शेरशाह सूरी ने इसका नाम क्या कर दिया? शेरगढ़। तो यह बारा में है। वापस बोलूंगा, शेरशाह सूरी ने क्या बना दिया इसको? शेरगढ़। शेरगढ़ कहां पर है? बारा। और इसका ही नाम क्या है? कोशवर्धन दुर्ग। कोशवर्धन दुर्ग इसका नाम क्यों है? तो कोशवर्धन दुर्ग इसका नाम इसलिए है क्योंकि कुश ने यह दुर्ग बनाया था। और यहीं पर सीता माता और इनका निवास था। कहां पर? वाल्मीकि आश्रम। और सीता माता का यहाँ पे मेला लगता है। कौन सा? सीताबाड़ी मेला। और सीताबाड़ी मेला कब लगता है? तो ज्येष्ठ की अमावस्या। और यहां की जो एक जनजाति है सहरिया जनजाति है, वो आपका सीता माता को अपनी कुलदेवी के रूप में स्वीकार करती है। कुलदेवी के रूप में क्या करती है? स्वीकार। तो ये सारी वाल्मीकि के इनके बारे में हुई। अब आता है तुलसीदास की जो रामायण है वो अवधी भाषा में है, जिसको रामचरितमानस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रामचरितमानस। ये भी सरयू नदी के किनारे लिखी गई थी। और तुलसीदास है वो मुगल राजा अकबर के एक समकालीन थे। किसके समकालीन थे? अकबर। बहुत बार पूछा जाता है, अकबर के समकालीन थे। तो मैं वापस बोल रहा हूं, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी हुई है? तो अवधी भाषा में। किसके द्वारा लिखी हुई है? तुलसीदास के द्वारा। और तुलसीदास किसके समकालीन था? तो अकबर के। ये आपका रामचरितमानस। और किस नदी के किनारे पर लिखी गई थी? तो सरयू। अब आता है कंबन रामायण। कौन सी रामायण? कंबन रामायण आपकी तमिल भाषा में। कौन सी भाषा में है? तमिल। कुमुडेंदु रामायण कौन सी भाषा में? कन्नड़ में। कौन सी भाषा में? कन्नड़। कुमुडेंदु। कर्तिवास रामायण कौन सी भाषा में? बांग्ला। गोविंद रामायण गुरु गोविंद सिंह ने लिखी, पंजाबी भाषा में गोविंद रामायण। और आपकी फारसी भाषा में रामायण का जो अनुवाद किया वो अल-बदायूनी ने किया। किसने किया? अल-बदायूनी। किसके काल में किया? अकबर के काल में। तो विभिन्न प्रकार की रामायण के बारे में हमने बताया।
वाल्मीकि की जो रामायण है वो संस्कृत भाषा में है, तुलसीदास की जो रामायण रामचरितमानस है वो अवधी भाषा में है, कंबन की जो रामायण है वो तमिल भाषा में है, और कुमड़ेंदु रामायण है वो कन्नड़ भाषा में है, और कृत्तिवास रामायण है वो बांग्ला भाषा में है, और गुरु गोविंद सिंह की कौन सी रामायण लिखी है, गोविंद रामायण, वो कौन सी भाषा में, पंजाबी में। और फारसी में रामायण का अनुवाद जो किया गया है फारसी भाषा में वो किसने किया, अलबदायुनी ने। वो किसके समकालीन था, किसके काल में था, तो अकबर। ये आपके रामायण के बारे में हुआ। अब हमारी जैसी रामायण है वो बाहर भी चर्चित है। तो योगेश्वर रामायण कहां पर देखने को मिलती है, तो इंडोनेशिया में। योगेश्वर रामायण कहां पर देखने को मिलती है, तो इंडोनेशिया आपको पता है, इंडोनेशिया, थाईलैंड, इनमें आज भी राम की सर्वाधिक क्या होती है, पूजा होती है। तो योगेश्वर रामायण कहां पर है, तो इंडोनेशिया। और रमकेड़ रामायण है वो कहां पर है, तो कंबोडिया। रमकेड़ रामायण कहां पर है, तो कंबोडिया। तो ये आपके सारी की सारी रामायण के बारे में बात होगी। दोस्तों, आपने कल 5 अगस्त को विशेष रूप से राम जन्मभूमि के बारे में बात करी। तो राम जन्मभूमि के बारे में हमने बात करी, तो हमने सारी राम के बारे में बात बताई है। इनको आप जोड़ने का प्रयास करें। हम ऐसे ही चीज़ों को देखते हैं, हम केवल करंट इसको मानते हैं कि साहब करंट ये हो गया, वो करंट नहीं है, चीज़ों को देखिए। अब एक चीज़ आप और जोड़ सकते हैं, विश्व का प्राचीन महाकाव्य वो कौन सा है, रामायण। विश्व का प्राचीन महाकाव्य रामायण है, जो वाल्मीकि ने रचा था। 12,000 इसमें श्लोक थे, बाद में 24,000 हो गए। भाषा कौन सी थी, संस्कृत। इस प्रकार से ये देश विदेश की पूरी रामायण के बारे में हमने बताया, और इसी के साथ जोड़ करके आपको पूरा का पूरा राजस्थान के बारे में भी बताया। तो ये सब चीजें आ गई। अब हम बोलना चाह रहे हैं आगे, देखिए। अब अगली चीज है राम के बारे में अन्य तथ्य और देखिए क्या है। राम की पत्नी थी सीता। सीता का जो जन्म स्थान था वो जनकपुर। जनकपुर कहां पर है, नेपाल। जनकपुर कहां पर है, नेपाल। नेपाल में जानकी मंदिर है, जानकी मंदिर। अतः जानकी मंदिर नेपाल से और अयोध्या का बहुत बड़ा संबंध है। और अभी थोड़े दिन पहले आपको पता है तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने वहां पे श्री राम सर्किट बनाया कि वो जो अयोध्या से जानकीपुर को जोड़ेगा। अयोध्या से किसको जोड़ेगा, जानकीपुर को जोड़ेगा। यह हो गया। अम्मान मंदिर कहां पर है, श्रीलंका। अम्मान मंदिर कहां पर है, श्रीलंका। आपको पता है अम्मान मंदिर में ऐसी मान्यता है कि रावण ने माता सीता को जब हरण किया था तब यहीं पर रोका था। और वहां पर कौन सा मंदिर बना हुआ है, अम्मान मंदिर। अम्मान मंदिर, रावण ने सीता माता का जो हरण किया था तब कहां रोका था, तो श्रीलंका में रोका। तो श्रीलंका कौन सा हो गया, अम्मान मंदिर है। वहां पर कौन सा मंदिर है, अम्मान। और आपको पता है श्रीलंका और भारत के बीच में आज के परिप्रेक्ष्य में मन्नार की खाड़ी है, और उस मन्नार की खाड़ी में ही बांदर सेना जो थी, यानी राम की जो सेना थी, उसने राम सेतु बनाया था। राम सेतु बनाया, राम सेतु। तो बोलो श्रीलंका और भारत के बीच में जो खाड़ी है उसका नाम क्या है, मन्नार की खाड़ी। और उसी में कौन सा बना हुआ है, राम सेतु। राम सेतु बना हुआ है, तो वो राम सेतु वही है आपका। तो ये भी आप चीज को जोड़ सकते हैं। तो सीता माता से जुड़े हुए तथ्य हो गए। अब हमारे राम का व्यक्तित्व क्या है, व्यक्तित्व है यानी राम की पर्सनैलिटी, जिसको हम मर्यादा पुरुषोत्तम बोलते हैं। तो राम ने क्या क्या चीज कहां से सीखी और राम को कौन सी चीजें कहां से मिली है, देखिएगा। गुरु वशिष्ठ उनके गुरु थे। गुरु वशिष्ठ उनके क्या थे, गुरु। तो गुरु से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। गुरु वशिष्ठ उनके गुरु थे, तो गुरु से उन्होंने क्या किया, ज्ञान प्राप्त किया। ठीक है, ज्ञान प्राप्त किया। और केवट ने उनको नाव के माध्यम से तट पार करवाया था। आपको पता है, रामायण देखते हो तो केवट ने उनको प्रेम दिया। तो प्रेम किससे प्राप्त हुआ इनको, केवट से। प्रेम किससे प्राप्त हुआ, केवट से। सबरी इनको इतना प्यार करती थी, इतना स्नेह रखती थी, तो इन्होंने जूठे बेर खाए सबरी के। तो सबरी से उन्होंने मातृत्व प्राप्त किया। और हनुमान और बनवासियों से उन्होंने सहयोग प्राप्त किया, जिसके माध्यम से उन्होंने रावण का क्या किया, वध किया। और प्रजा जो है, प्रजा यानी जनता में उन्होंने विश्वास प्राप्त किया। तो जनता का विश्वास प्राप्त किया, तब वो राम राज्य बना और ये मर्यादा पुरुषोत्तम बने। तो गुरु कौन थे, गुरु वशिष्ठ से उन्होंने ज्ञान लिया, केवट से उन्होंने प्रेम लिया, सबरी से उन्होंने मातृत्व लिया, और हनुमान और बनवासियों से उन्होंने सहयोग लिया और प्रजा का विश्वास जीता। और तब वो क्या आपका मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहलाए। ये उनकी पर्सनालिटी है। और इस पर्सनालिटी में आप देखते हो
तो इसमें यहाँ पे जाति विभिन्नता, कोई जाति नहीं है, कोई मतलब वर्ग नहीं है, सबको प्यार किया है। ठीक है, अब आइए सगुण विचार। अब आपको हर देखते हैं तो हिंदू धर्म की दो धाराएं हैं, एक सगुण और एक कौन सी निर्गुण। सगुण और कौन सी निर्गुण। सगुण जो उनके गुणों को बखान करती है वो कौन सी होगी, सगुण। तो सगुण पक्ष के कौन है, तुलसीदास। राम की सगुण भक्ति से जुड़े हुए कौन है, तुलसीदास। और निर्गुण विचार रखने वाले हैं कबीर। निर्गुण विचार रखने वाले कौन हो गए, कबीर। अब देखो तुलसीदास का संबंध यूपी से हो गया, कबीर मगहर यूपी से, बाद में रैदास भी यूपी से हैं, और रैदास की छतरी राजस्थान में कहां पर है, चित्तौड़। और नामदेव जो महाराष्ट्र में बरकरी संप्रदाय से रिलेटेड है, महाराष्ट्र का जो भक्ति आंदोलन है उससे रिलेटेड है, तो वो नामदेव है। नामदेव, तो ये तीनों जो हैं वो राम का निर्गुण विचारधारा का पक्ष करते थे। राम की निर्गुण विचारधारा कबीर, रैदास और नामदेव। कबीर, रैदास और नामदेव। तो दोस्तों आप कई परीक्षा देते हो तो उसमें भक्ति आंदोलन टॉपिक होता है। तो भक्ति आंदोलन में दो प्रकार की भक्ति होती है, सगुण भक्ति और कौन सी, निर्गुण भक्ति। तो राम की सगुण भक्ति पर जो बल दिया है वो किसने दिया है, तुलसीदास ने। और राम की निर्गुण भक्ति पर बल दिया है कबीर। तो निर्गुण का सबसे बड़ा संत इंडिया में कौन था, कबीर, जिनका संबंध कहां से, मगर कहां पर है, यूपी। दूसरा कौन है, रैदास, जो मीरा का क्या था, गुरु भी था, और ये कहां के थे, यूपी के। और इन मीरा यहाँ पे इनकी छतरी कहां पे थे, चित्तौड़। राजस्थान में इनकी छतरी कहां पे थे, चित्तौड़। और नामदेव जो कहां के थे, महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के थे, जिनका संप्रदाय जुड़ाव किससे, बरकरी संप्रदाय से। कौन से संप्रदाय से, बरकरी। तो ये भी आपको परीक्षा में पूछा जाता है। तो ये सारी चीज आपको हमने राम के बारे में बताई। अब एक मेंस में क्वेश्चन आ गया आईएएस में कि राम का राज्य, राम राज्य मतलब सुशासन था। राम के राज्य में सुशासन था, सुशासन, गुड गवर्नेंस था, गुड गवर्नेंस। राम को गुड गवर्नेंस मतलब राम राज्य, अपन नहीं बोलते राम राज्य को ही सुशासन के नाम से जानते हैं। सुशासन का मतलब है जनता की अपेक्षा अनुरूप जो शासन होता है, जनता की अपेक्षा के अनुरूप जो शासन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सुशासन। जनता की अपेक्षा के अनुरूप जो शासन है उसको क्या बोलते हैं, सुशासन। ये लो, जनता की अपेक्षा के अनुरूप जो शासन है वो कौन सा, सुशासन। समझ गए। अब सुशासन में एक विशेषता कौन सी चीजें चलती हैं, तो देखिए कोई भी राज है वहां पर सबसे पहले कानून और व्यवस्था होनी चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए। दूसरा लोकतांत्रिक शासन होना चाहिए, ये मैंने लिखा नहीं, लोकतांत्रिक शासन भी होना चाहिए। लोकतांत्रिक मतलब जनता के अनुरूप शासन होना चाहिए। देखिए मैं एक बार विधि का शासन बता रहा हूं, सॉरी गुड गवर्नेंस बता रहा हूं, वह शासन जो जनता के अपेक्षा अनुरूप हो, जनता जैसी अपेक्षा करती है, जनता जैसा चाहती है वैसा ही शासन उसको मिले, उसको सुशासन बोलते हैं। उसी को हम राम राज्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राम राज्य। तो राम राज्य जो है वो, राम राज्य की विशेषता क्या हो गई, सबसे पहली बात है लोकतांत्रिक शासन। लोकतांत्रिक का मतलब है जनता का शासन, जनता के अनुकूल शासन। दूसरा है कानून और व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर क्या हो, अच्छा हो, व्यवस्था, शांति और व्यवस्था बनी रहे। तीसरा है विधि का शासन। विधि का शासन मतलब कानून सबके लिए समान हो, विधि सर्वोच्च है, विधि सबके लिए समान है, और विधि का अंतिम स्रोत कौन है, जनता, विधि का शासन। तो चौथी बात है समानता, सभी जाति धर्म आदि में क्या हो, समानता हो। पांचवी बात है कि राजा जो है वो सहृदयी हो, मर्यादाशील हो, और लोक कल्याण पर ध्यान देता हो, लोक कल्याण, जनता के कल्याण पर बल देता हो। तो जो कोई भी चीज है उसमें आप सुशासन देखते हो। सुशासन में पहला नंबर है लोकतांत्रिक शासन, दूसरा नंबर है विधि का शासन, तीसरा नंबर है आपका कानून और व्यवस्था, चौथा नंबर है आपका कौन सा, लोक कल्याण, पांचवा नंबर है समानता, और छठा नंबर है मर्यादा और सहृदयता। कौन सा, सहृदयता। ये सब चीजें आपकी राम राज्य में आती है, सुशासन में आती है। अब हम बोलेंगे लोकतांत्रिक शासन। लोकतांत्रिक शासन आपको पता है, लोकतांत्रिक शासन मतलब जनता का शासन यानी जनता के अनुरूप शासन। आप देखते हो तो राम का राज्य जनता के अनुरूप कैसे था, तो देखिएगा एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं। जैसे हमने रामायण देखी तो आपको पता है कि ऐसे था कि भाई
धोबी ने अपने पत्नी को निकाल दिया और यह हवाला दिया कि मैं राम की तरह नहीं हूं जिसने 14 वर्ष अपनी पत्नी को दूर रखा और फिर उसको घर में रख लिया, मैं उसकी तरह नहीं हूं। तो राम को जब ये बात पता चली कि वो धोबी ने कहा मेरे को इंसाफ दो, तब वो पता चली, तब राम व्यथित हुए और व्यथित हुए तो उन्होंने भेष बदल करके जनता का विचार जानना चाहा कि जनता राज के बारे में क्या सोचती है, जनता राज के बारे में क्या सोचती है। और उन्होंने फिर जनता के विचारों को दृष्टिगत रखते हुए उन्होंने, उनको पता था कि सीता माता पवित्र है, बिल्कुल सही है, तो सीता माता की पवित्रता पर उनको कोई संदेह नहीं था, लेकिन फिर भी जनता की बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सीता माता को वनवास दे दिया। यह कौन सा था? लोकतांत्रिक शासन। दूसरा है लैंड ऑर्डर। लैंड ऑर्डर कानून और व्यवस्था कि राजा का पहला धर्म है जनता सुरक्षित रहे और शांति और व्यवस्था राज्य में बनी रहे। तो उन्होंने जो शासन राज्य अपनाया, जिसको आज के परिप्रेक्ष्य में हार्ड स्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हार्ड स्टेट। हार्ड स्टेट मतलब दो राज्य होते हैं, कठोर राज्य और उदार राज्य। अब इसमें साफ साफ लिखा है भय बिनु होय न प्रीत, भय बिनु होय न प्रीत, कि जनता और अपराधियों में भय होना चाहिए। अपराधी में भय नहीं होगा ना तो वो फिर अपराध करने से नहीं चूकेंगे। तो अपराधियों में भय होना चाहिए। भय के लिए हमें क्या चाहिए? दंड का, कठोर दंड का प्रयोग करना चाहिए। अगर कठोर दंड का प्रयोग नहीं करेंगे तो अपराधी खुलेआम घूमेंगे। तो ये इन्होंने सबसे पहले जनता की सुरक्षा के लिए किया, हार्ड स्टेट का। तीसरा विधि का शासन। विधि मतलब कानून सबके लिए क्या है? समान। तो आपको पता है उन्होंने सीता के लिए भी वही कानून रखा। आपको पता है एक बार लक्ष्मण है, लक्ष्मण को कहा कि आप बाहर से अंदर नहीं आओगे, कोई बात को लेकर कहा। अब वो लक्ष्मण बीच में अंदर आ गए, तो बाद में जो उन्होंने वचन दिया था किसी ऋषि को, तो उसका पालन किया और लक्ष्मण को भी बाहर निकाल दिया। तो ये कौन सा? सीता उनके प्रिय थी, लक्ष्मण उनके प्रिय थे, लेकिन कानून के समक्ष सभी लोग क्या हैं? समान। समानता सभी को उन्होंने समान दिया। सबरी भाई पिछड़े वर्ग से थी, केवट पिछड़े वर्ग से था, बाली सुग्रीव वगैरह पिछड़े वर्ग से थे, इनको सबको सम्मान दिया, साथ प्रेम दिया, इनके जूठे बेर खाए तो समान था। तो यहाँ पे छुआछूत आदि का क्या था? अभाव था। राम राज्य जैसा कल तब कहा गया ना कि हम राम का मंदिर पे खुशी हो रहे हैं। अरे राम के मंदिर पे खुश तो हो रहे हैं, लेकिन राम के विचारों को भी आत्मसात करो। राम के विचारों को आत्मसात करेंगे तो राम राज्य ऑटोमेटिक होगा। मंदिर से ज्यादा हमें किस चीज को अपनाना चाहिए? हमें सबसे पहले उनके विचारों को अपने अंदर अपनाना चाहिए। तो ये ऑटोमेटिक हमारा भारत सोने की चिड़िया होगा। तो ये कौन सा? समानता। अब सहृदयता, जो राजा था वो सहृदयी होना चाहिए, मतलब किसी के प्रति भेदभाव मन में भी मन कर्म वचन से किसी भी प्रकार का द्वेष नहीं रखे। तो जैसे सहृदयता का परिचय उन्होंने दिया। मंथरा ने, आपको पता है कि कई को भड़का करके राम को वनवास दिलवा दिया था, लेकिन मंथरा वापस आए तो उन्होंने मंथरा को भी उतना ही वापस सम्मान दिया। रावण की मृत्यु पर उन्होंने रावण का जो दाह संस्कार बड़े सम्मान के साथ करवाया। और मर्यादा अपनी सीमाओं के अंतर्गत। स्वयं राजा सब कुछ कर सकता है, स्वराम सब कुछ कर सकता है, लेकिन सदैव अपनी सीमाओं का ध्यान रखा। जनता के पैसों का दुरुपयोग नहीं किया, तो सीमांतर्गत। और लोक कल्याण का मतलब है जनता के कल्याण। दीनहीन जो है, गरीब आदमी है, उस गरीब आदमी के हितों का ध्यान रखा। गरीब आदमी के हितों का ध्यान मतलब जनता के कल्याण पर इन्होंने क्या दिया? बल। जैसे लिखा हुआ है दीन दयाल विरुद्ध संभारी। कोई भी गरीब है, अगर वो राम के पास जाता है तो मतलब गरीब है, दीन है, तो उसका राम मतलब क्या करेंगे? उसकी समस्या का समाधान करेंगे। दीन दयाल विरुद्ध संभारी। तो ये राम राज्य था, यही सुशासन था। आज के आईएएस में एक बार क्वेश्चन आया है कि किस प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने सुशासन को कायम किया। तो सुशासन के लिए जो विशेषता होती है, वो पहली विशेषता लोकतांत्रिक शासन, दूसरी है लॉ एंड ऑर्डर, तीसरी है विधि का शासन, चौथा है समानता, पांचवा है लोक कल्याण, और फिर राजा की सहृदयता और कौन सी? मर्यादा। ये सब चीजों से ही राम राज्य स्थापित होता है। राम राज्य से मतलब हो गया मेरा कि वह शासन जिसमें जनता जो अपेक्षा करती है उससे भी उसको बेहतर शासन मिले, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? राम राज्य बोलते हैं। तो ये दोस्तों हमने 5 अगस्त का एक पॉइंट लिया आपके सामने, और 5 अगस्त के एक पॉइंट पे हमने आपको क्या क्या
चीज़ें बताई। देखिए 5 अगस्त के एक एक पॉइंट पे हमने क्या क्या बताया आपको। तो गुड गवर्नेंस बताया, गुड गवर्नेंस के बाद सीता माता को बताया, और बाद में राम का व्यक्तित्व बताया। हमारे हिंदू धर्म में 2 धाराएं सगुण और कौन सी बताई, निर्गुण धाराएं बताई। बाद में हमने रामायण, सारी दुनिया की रामायण बताई है भारत की, उसको राजस्थान से जोड़ा है। और फिर हमने आपको राम जन्मभूमि के बारे में बताया, और राम से जुड़े हुए तथ्य, अयोध्या से जुड़े हुए तथ्य, और ये राजवंश के बारे में सारा बताया। तो आप देखते हैं, तो आप क्या देखते हैं, आप जो देखते हैं वो आप ये देखते हैं कि भाई अपन जो बात करें तो करंट अफेयर पे आपने जो बात की, करंट अफेयर पे आपने बात की, तो करंट अफेयर पे हम लोग सोचते हैं कि केवल ये घटना हुई, ये घटना हुई, वो घटना नहीं है। करंट अफेयर तो व्यापक है, करंट अफेयर तो सब कुछ समेटे हुए है। जैसे कल 5 अगस्त हमारा राम जन्मभूमि की जो नींव रखी गई, उस पर हमने पूरा का पूरा आपको लेक्चर दिया है। और मैंने क्या कहा, जो आपका 5 अगस्त है, उसी को आपका पिछले वर्ष 2019 में अनुच्छेद 370 की क्या की गई थी, समाप्ति। आपको पता है, इसको भी थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं, जो थोड़ा बात बता रहा हूं। कश्मीर जो हमारा था, कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग माना गया था, और कश्मीर के लिए भारतीय संविधान में 2 धारा विशेष रूप से जोड़ी गई थी। कश्मीर का संविधान अनुच्छेद 370 में देखने को मिलता था। कौन से अनुच्छेद में था, 370। और इसके लिए एक धारा 35A भी जोड़ी गई, अनुच्छेद 35A। 35A का तात्पर्य था कि आप जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर के नागरिक को विशेष सुविधा दी गई है। वहां के नागरिक के अलावा अन्य राज्यों का जो नागरिक है, अन्य राज्यों का है, वो वहां पर कोई भी अपनी संपत्ति वगैरह नहीं खरीद सकता। ये सब चीजें उसको विशेषाधिकार दिया गया था। तो जम्मू कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में 2 धाराएं थी, 370 और कौन सी, 35A। 370 और 35A। अतः जम्मू कश्मीर भारत का एक पूर्णतः अंग न होकर के अभिन्न अंग था, जिसको 5 अगस्त 2019 को भारत को एक बना दिया, और भारत का अंग कौन हो गया, कश्मीर हो गया। और ये दोनों धाराएं, धारा 370 और धारा 35A, दोनों क्या कर दी, समाप्त कर दी गई। और वो जम्मू कश्मीर उसी प्रकार से हो गया जैसे हमारे अन्य राज्य हैं। अब उसी दिन एक काम और किया गया, जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा हटा दिया, और जम्मू कश्मीर पे 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए। एक केंद्र शासित प्रदेश है, एक केंद्र शासित प्रदेश जो है वो लद्दाख बना दिया। कौन सा, एक केंद्र शासित प्रदेश आपका लद्दाख, और दूसरा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर। कौन सा, जम्मू कश्मीर बना दिया। तो 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए, राज्य का दर्जा उसको समाप्त कर दिया, और उसके 2 केंद्र शासित बना दिए, एक तो लद्दाख और एक जम्मू एंड कश्मीर। और जम्मू कश्मीर का जो पहला उपराज्यपाल बनाया, वो गिरीश चंद्र मुर्मू को बनाया। गिरीश चंद्र मुर्मू। तो गिरीश चंद्र मुर्मू को जो पहला उपराज्यपाल बनाया, ये जिसने कल त्यागपत्र दिया, गिरीश चंद्र मुर्मू। और यहाँ का जो लद्दाख का माथुर को राज्यपाल बनाया था, उपराज्यपाल, मेरा पूरा नाम नहीं, उपराज्यपाल पहला कौन सा था, इसका माथुर था। तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेश बने। और लद्दाख जो है वो केवल केंद्र शासित प्रदेश, उसमें विधानसभा का प्रावधान नहीं है, जबकि जम्मू कश्मीर में विधानसभा का भी क्या है, प्रावधान है। तो ये आपका 5 अगस्त 2019 को हुआ। और मैंने कहा उसी दिन आपका 2020 में इसने मुर्मू ने क्या दे दिया, गिरीश चंद्र मुर्मू ने क्या दे दिया, त्यागपत्र दे दिया। तो इस प्रकार से दोस्तों ये भी चीज आप जोड़ सकते हैं। तो 5 अगस्त 2019 किस लिए महत्वपूर्ण है, तो जम्मू कश्मीर को जो विशेष राज्य की श्रेणी के लिए अनुच्छेद 370 था, 35A था, वो दोनों हटा दिया गया है। 370 में आपका जम्मू कश्मीर का संविधान है, 35A में जम्मू कश्मीर के जो नागरिक हैं उनको विशेष सुविधा दी गई है, जो अन्य राज्यों को नहीं है, वो सब हटा करके जम्मू कश्मीर राज्य को दर्जा समाप्त कर दिया। और जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा समाप्त करके उसके 2 भाग बना दिए। 2 भाग कौन सा बना दिया, लद्दाख और आपका कौन सा, जम्मू एंड कश्मीर। लद्दाख और जम्मू 2 केंद्र शासित बन गए। इन केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर में विधानसभा भी है, और लेकिन लद्दाख में विधानसभा का प्रावधान नहीं है। और जम्मू कश्मीर के जो प्रथम उपराज्यपाल थे गिरीश चंद्र मुर्मू, उसने वो अभी त्यागपत्र दे दिया। अब उसकी जगह कौन बनता है तो वो आप आगे जोड़ सकते हैं। ये चीज़ आपको हमने बताई।
अब ये तीनों चीज होगी। चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग, तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग का क्या था? जन्मदिन भी था। अब हम बोलना चाहते हैं कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग का जन्मदिन था, चंद्रमा पर कदम रखने वाला। और इसी से आप आगे हम कोई टॉपिक में बताएंगे, चंद्रयान आ जाएगा, तो हमारा चंद्रयान फर्स्ट, चंद्रयान कौन सा सेकंड, और हमारा चंद्रमा पर पहुंचने वाला यात्री जो था राकेश शर्मा, तो राकेश शर्मा का नाम आ जाएगा। नील आर्मस्ट्रॉन्ग, राकेश शर्मा, और ये सारी चीजें इसमें जुड़ेंगी। तो अगला जो टॉपिक होगा हमारा, उनमें हम आगे ये और जोड़ेंगे। तो चंद्रमा को पूरा बताएंगे, तब सारी चीजें बताएंगे, जम्मू कश्मीर को और बताएंगे तो और चीजें बताएंगे। लेकिन ये हमारी 5 न्यूज थी और आपने महसूस किया टाइम का थोड़ा अभाव होने के कारण से मैं पूरा इनका नहीं बता पा रहा, क्योंकि राम मंदिर का जो था वो बड़ा टॉपिक था, इसलिए उसको मैंने विशेष रूप से बताया है। तो दोस्तों, आपने देखा तो एक एक टॉपिक को आपने देखा तो कितना व्यापक है, ये करंट अफेयर है जो हर सब्जेक्ट से जुड़ता है। तो इसलिए इसको रोजाना देखते रहें और करंट को आप उस टाइप से न माने जैसे अपन सोचते हैं कि साहब करंट अफेयर कोई घटनाओं से जुड़ा हुआ है। तो डे रूटीन में हम करंट अफेयर को पढ़ेंगे। अभी अगली क्लास में जो हमारा कल का होगा उसमें हम और आगे इस पर विचार करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों रोजाना देखते रहिए, कंटिन्यू जुड़े रहिए, एक अन्य इंस्टीट्यूट से करंट को कंपेयर भी कीजिए, आपको पता चलेगा। और शेयर करें और सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ाएं, शेयर करें, औरों को बताएं, जिससे औरों को भी फायदा हो कि जो चीज़ है और को भी मिले। शेयर करें, सब्सक्राइब करें और रोजाना मिलते रहें। और जो भी पक्ष और विपक्ष, जो अच्छा लगे बुरा लगे, वो जरूर लिखें, जिससे हम भी उसको देखकर आगे बढ़ें। क्योंकि कबीर जी ने एक बात कही है, निंदक नहीं रहे राखे आंगन कुटी छुआए। तो निंदक भी होना चाहिए, क्योंकि निंदक नहीं होगा तो हमें पता ही नहीं चलेगा। तो वो सब चीज़ें भी होनी चाहिए। हम देखते हैं, मैं कई बार क्या कि मैं थोड़ा टेक्नोलॉजी में मेरा हाथ तंग है, तो मैं जवाब नहीं दे पाता, क्योंकि मेरे को मैसेज वगैरह लिखना नहीं आता। इसलिए लेकिन मैं आपकी बातों को समझता ज़रूर हूँ और कई बार जवाब भी देता हूँ। तो अभी अपन सोमवार से लाइव हो जाएंगे, तब आपका वैसे वॉइस के माध्यम से ही जवाब देंगे। तो दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत आपका आभार।